हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट पढ़े थे। उस एक्ट के द्वारा हम लोग यह पढ़े थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है भारत का गवर्नर जनरल। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से, और वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा, लेकिन ये जो भारत के गवर्नर जनरल रहे ये 1828 से नहीं रहे। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन ये भारत के गवर्नर जनरल बनने से पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो 1828 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, और जब 1833 का अधिनियम आया तब इन्हें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस तरह से 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और 1833 से 35 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो विलियम बेंटिक था। जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है। तो यह दोनों पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट प्रश्न का जो आंसर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बने, लेकिन उससे पहले इन्हें 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन 1805 ईस्वी में वेल्लोर के सैनिक विद्रोह के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1807 ईस्वी में वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। तो वेल्लोर का विद्रोह जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे, लेकिन उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे उस विद्रोह के समय? तो वो विलियम बेंटिक थे, जो 1805 में वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, एक भारतीय सैनिक विद्रोह था। क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश सेनापति ने भारतीय सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने, पगड़ी बांधने एवं कानों में कुंडल पहनने से मना कर दिया था। इस वजह से भारतीय सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश सेनापति मुझे विधर्मी बनाना चाहते हैं, और इस वजह से भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और तब जाकर उस विद्रोह को 1805 ईस्वी में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो मद्रास के उस समय गवर्नर थे, उस विद्रोह को इन्होंने कुचल दिया था। तो इसी विद्रोह के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1807 ईस्वी में वापस ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड बुला ली। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1828 ईस्वी में इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, तब इनके आगमन से, यानी भारत में जो इनका आगमन हुआ, तो इनके आगमन से ब्रिटिश भारत के इतिहास में थोड़े समय के लिए एक नए युग का प्रारंभ हुआ, और उस युग को हम लोग शांति और सुधार का युग कह सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में आए
और 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक यह भारत में रहे। तो यह जो 7 वर्ष का जो इनका जो कार्यकाल रहा, इन 7 वर्षों का जो युग रहा, काल रहा, इस युग को शांति एवं सुधार का युग कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है शांति एवं सुधार का युग? क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक एवं न्याय संबंधी सुधार हम लोगों को देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इन्होंने सभी क्षेत्रों में सुधार किया। तो इस वजह से इन सभी सुधार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। तो आइए हम लोग इनके द्वारा किए गए सुधारों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके द्वारा किए गए सुधार, वो है राजनीतिक सुधार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजनीतिक सुधार के बारे में कि राजनीतिक क्षेत्र में जो है इन्होंने क्या क्या सुधार किया। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की आदेश दी। यह किस तरह का पॉइंट है कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की आज्ञा प्रदान किया इन्होंने। तो आइए बात करते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल को थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या हुआ था कि जब 1786 से 1793 के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो उस दौरान उन्होंने किसी भी पदों पर नियुक्ति जो उन्होंने शुरू किया था वह योग्यता के आधार पर किया था। इस वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा या लोक सेवा का जनक माना गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भले ही सिविल सेवा या लोक सेवा का जनक माना गया है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया था। तो भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना किसने बंद किया था? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था कि कोई भी भारतीय उच्च पदों, किसी भी भारतीयों की नियुक्ति उच्च पदों पर नहीं की जा सकती है। उसे बंद किसने किया था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ये मतलब कि गवर्नर जनरल बने, तब इन्होंने इस बात को अनुचित माना और इस वजह से इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है अब किसी भी भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की आज्ञा प्रदान की। बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर किसी भी भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति करने का आदेश किसने दिया? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया। फिर बात करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए इन्होंने कुशासन के आधार पर 1831 में मैसूर राज्य, 1834 में कुर्ग, फिर 1834 में ही कछाड़ और 1834 में ही जैंतिया रियासत का जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे, तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था कि 1824 से 1826 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और उस युद्ध को जो समाप्त किया गया था 1826 ईस्वी में यांडू की संधि के द्वारा किया गया था। उस संधि के द्वारा अंग्रेजों का जो है यह कछाड़, जैंतिया, असम, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार हो गया था।
लेकिन उन क्षेत्रों का अंग्रेजी साम्राज्य में ब्रिटिश भारत में विलय नहीं किया गया था, उसे शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ अधिकार था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने कार्यकाल के दौरान मैसूर, कुर्ग, कछार एवं जैंतिया का जो है क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। तो क्या इन क्षेत्रों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर कैसे इन्होंने विलय किया, किस आधार पर विलय किया इन क्षेत्रों का अंग्रेजी साम्राज्य में? तो आधार जो था वह कुशासन था। कहने का मतलब यह हुआ कि इन सभी क्षेत्रों में सुशासन नहीं था बल्कि कुशासन था। कहने का मतलब शासन जो थी वह अस्त व्यस्त तरह से चल रही थी, अव्यवस्थित थी। तो उसी कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन सभी क्षेत्रों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ईस्वी भी याद रखना है कि मैसूर राज्य का जो है अंग्रेजी साम्राज्य में जो है विलय किसने किया? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया? तो 1831 ईस्वी में किया। कुर्ग का विलय कब किया? तो 1834 में। कछार प्रदेश, जैंतिया का, इन सभी का जो विलय कब किया गया? तो 1834 में। किसने किया? तो विलियम बेंटिक ने किया। तो यह तो था इनका राजनीतिक सुधार। अब बात करते हैं सामाजिक सुधार के बारे में, यानी समाज के क्षेत्र में जो है समाज के लिए इन्होंने क्या क्या सुधार किया। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले बात की जाती है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार मतलब समाज में सुधार करते हुए इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दिया, सती प्रथा पर पाबंदी लगा दिया। तो सबसे पहले तो हम लोग यह समझ लेते कि सती प्रथा होता क्या है। सती प्रथा कि पति के मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी को उनके मृत पति के चिता पर उन्हें भी बैठा दिया जाता था, अर्थात उस आग में, उस चिता के आग में उनकी विधवा पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहा जाता था। तो इस सती प्रथा पर जो है रोक, इस सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया। कब लगाया था? तो 1829 ईस्वी में। तो 1829 ईस्वी में जो है इन्होंने सती प्रथा पर जो रोक लगाया था वह किस नियम के द्वारा? तो वह नियम 17 के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। लेकिन सती प्रथा पर जो रोक 1829 ईस्वी में लगाया गया था वह सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। उस समय मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में नहीं लगाया गया था, सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। लेकिन फिर 1830 ईस्वी में, अर्थात एक साल बाद 1830 ईस्वी में इस सती प्रथा पर जो रोक लगा दिया गया वह बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लगाया गया। लेकिन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में कब लगाया गया? तो 1830 ईस्वी में, और बंगाल प्रेसिडेंसी में 1829 में। लेकिन शुरुआत कब हुई? तो 1829 ईस्वी में हुई। तो इस वजह से यहाँ पर ईस्वी भी पूछा जाता है कि सती प्रथा पर जो रोक जो लगाया गया था वह कब लगाया गया था। तो आपको ऑप्शन 1829 भी दिया जाएगा और 1830 भी दिया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई? तो 1829। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 1829। तो बीपीएससी में भी ध्यान रखना है, चाहे वहां तो क्योंकि ई ऑप्शन होता है, और मान लीजिए कि 1829 भी दे दे और 1830 भी दे दे तो वहां ई नहीं लगाना है बल्कि 1829 लगा कर आना है। अब बात करते हैं कि सती प्रथा पर रोक तो लग गया, लेकिन सती प्रथा पर रोक लगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ भारतीय, कुछ हिंदू इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था इसके वो लोग खिलाफ थे, क्योंकि इस प्रथा को वे लोग धर्म से जोड़ा करते थे। तो इस वजह से इस प्रथा पर रोक लगाना इतना आसान नहीं था लॉर्ड विलियम बेंटिक के लिए। तो इस वजह से इस प्रथा पर जो रोक लगाने में अगर किसी भारतीय के तरफ से जो है मदद जो किया गया था
तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए किसने निभाया था, किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था भारत के तरफ से, तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को मदद किया था। अब बात करते हैं अगले सामाजिक सुधार के बारे में। तो अगला सामाजिक सुधार है वह है ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत कहने का मतलब यह कब किया गया था, तो 1830 ईस्वी में किया गया था इस ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा नाम से ही इसका अर्थ पता चलता है, यानी ठगने की प्रथा, लोगों को ठगे जाने की प्रथा को ठगी प्रथा कहा गया है। तो इस प्रथा में किस तरह के लोग शामिल थे, किस धर्म के अनुयायी शामिल थे, तो वह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अनुयायी इसमें शामिल थे, जो लोगों को ठगा करते थे, धर्म के नाम पर अपने शिकार को जो है बलि देने का काम करते थे। तो इसी वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस ठगी प्रथा का अंत करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया, और उस अधिकारी का नाम था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल स्लीमैन। क्या नाम था उस अंग्रेज अधिकारी का, तो कर्नल स्लीमैन। तो 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया। तो अगर गवर्नर जनरल के रूप में अगर पूछा जाए कि ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया, तब तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन क्या होता है कि कई बार आईएएस या फिर पीसीएस में भी जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से ठगी प्रथा का संबंध, मतलब ठगी प्रथा से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो वहां लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं दिया जाता है, बल्कि उन 4 ऑप्शन में से एक नाम कर्नल स्लीमैन का दिया जाता है। कर्नल स्लीमैन या कभी कभी कैप्टन स्लीमैन भी लिख दिया जाता है। तो ठगी प्रथा से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो कर्नल स्लीमैन थे, जिन्होंने 1830 ईस्वी में जो है इस प्रथा का अंत करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक को मदद किया था। अब बात करते हैं अगले सामाजिक सुधार के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में ही जो है शिशु हत्या पर, अर्थात बाल हत्या पर जो है इन्होंने रोक लगा दिया था। क्या है यह शिशु हत्या या बाल हत्या, तो यह जो है हत्या विशेष रूप से उस समय राजपूतों में होता था। विशेष रूप से कहने का मतलब यह हुआ कि अगर राजपूत परिवार में अगर बेटी का जन्म होता था तो उसे मार दिया जाता था, जिसे शिशु हत्या या बाल हत्या कहा गया है। तो इस वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में इस शिशु हत्या अर्थात बाल हत्या पर जो है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट सामाजिक सुधार के बारे में। तो वह है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के कारण किसी को पैतृक संपत्ति से वंचित करना अवैध घोषित कर दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू है, ठीक है, अगर मान लीजिए वह अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन से यानी हिंदू से अगर कोई दूसरा धर्म अपना लिया, या मुस्लिम से कोई दूसरा धर्म अपना लिया, या सिख से कोई दूसरा धर्म अपना लिया, तो उस व्यक्ति को जो है उनके पैतृक संपत्ति से जो है अब वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तित कर लेता था तो उन्हें पैतृक संपत्ति से जो है बेदखल कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो यह तो था सामाजिक सुधार। अब बात करते हैं शिक्षा संबंधी सुधार के बारे में कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 1835 ईस्वी में क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले का जो है एक स्मरण पत्र आया, यानी लॉर्ड मैकाले ने जो एक रिपोर्ट पेश किया उसे स्मरण पत्र कहा गया, यानी मैकाले मिनट कहा गया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये लॉर्ड मैकाले कौन थे। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि 1833 का जब चार्टर एक्ट पढ़े थे तो वहां पर हम लोग बात किए थे कि भारत के गवर्नर जनरल की मदद के लिए जो कार्यकारिणी परिषद जो थी उसमें
चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य या एक विधि विशेषज्ञ को जो शामिल किया गया था। और पहले विधि सदस्य बनने वाले वो व्यक्ति कौन थे? तो वो लॉर्ड मैकाले थे। और विधि 1833 के एक्ट के द्वारा भारत में एक विधि आयोग का गठन भी किया गया था। तो वह विधि आयोग का गठन भी जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि 1835 ईस्वी में एक स्मरण पत्र लेकर आया और इसके माध्यम से इन्होंने भारत में अब अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की जो है इन्होंने मतलब सुझाव दिया भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को, क्योंकि इनका जो मानना था कि अपने स्मरण पत्र के द्वारा जो है इन्होंने एक सिद्धांत को लाया था जिसे डाउनवार्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया है, अर्थात हिंदी में जिसे अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया है। लेकिन अभी हम लोग इस सिद्धांत के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो यहाँ पर जो शिक्षा में जो सुधार हुआ, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो शिक्षा में जो सुधार किया गया, उस पर भी अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है हम लोग एक अलग से क्लास लाएंगे जिसका टॉपिक रहेगा कि भारत में शिक्षा का विकास, अर्थात भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे होता चला गया। तो वहां पर जो है हम लोग उस सिद्धांत के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन सिर्फ यहां पर आपको यह जानना है अभी कि 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने एक स्मरण पत्र लाया, जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, चौथे सदस्य थे एक विधि सदस्य के रूप में। तो इन्होंने इसी स्मरण पत्र के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अब शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी भाषा को बनाने की जो है सुझाव दिया। और इन्हीं के सुझाव पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1835 ईस्वी में अब अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत किया, जो इससे पहले जो है अब तक प्राच्य शिक्षा जो है भारत में शिक्षा का माध्यम हुआ करता था। यानी भारतीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम हुआ करता था। लेकिन अब 1835 ईस्वी से जो है भारत में शिक्षा का माध्यम किसे स्वीकार किया गया? तो वह अंग्रेजी भाषा को किया गया। और इसके बारे में हम लोग एक क्लास लाएंगे, वहां पर हम लोग अच्छे से समझेंगे कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। तो जब 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा को अब शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया, तब जाकर 1835 ईस्वी में ही जो है कलकत्ता में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1835 ईस्वी में। कहां पर की गई थी? तो कलकत्ता में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो यह तो है इनके द्वारा किया गया शिक्षा संबंधी सुधार। अब बात करते हैं इनके द्वारा किया गया आर्थिक सुधार। तो आइए आर्थिक सुधार के बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने जो है अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक ऋण को जो है कम कर दिया। यानी सार्वजनिक जो कर्ज जो था उस कर्ज को, उस ऋण को जो है इन्होंने कम कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने वार्षिक खर्च को भी जो है कम किया। यानी वार्षिक खर्च जो होती थी भारत में, उसे भी जो है उसमें भी जो है इन्होंने कमी लाया। और उसके साथ साथ इन्होंने जो है बचत में बढ़ोतरी की। यानी वार्षिक जो बचत होता था, जो पहले कम होता था, लेकिन अब उसमें इन्होंने बढ़ोतरी की। तो यह हमें कैसे पता चला? तो हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब भारत के गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण देश के लिए, यानी पूरे भारत के लिए जो है एक ही बजट लाने का प्रावधान किया गया था। तो उसी बजट के माध्यम से जो है इन्होंने जो पेश किया था, जो बजट पेश किया था, उसी बजट से हमें पता चलता है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है सार्वजनिक ऋण में कमी किया था, वार्षिक खर्च में जो है इन्होंने कमी किया था और बचत को जो है ज़्यादा किया था। तो यह हमें उसी बजट से पता चलता है। इसके साथ साथ इन्होंने आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जो है लगान व्यवस्था में सुधार किया। लगान व्यवस्था में सुधार करने से क्या हुआ कि जमींदार एवं किसान दोनों को जो है राहत मिल गई। लगान व्यवस्था में सुधार करने से क्या हुआ कि किसान एवं जमींदार दोनों को जो है अब राहत मिली।
अब बात करते हैं इनके अगले सुधार के बारे में, तो वह है न्याय संबंधी सुधार, अर्थात न्याय के क्षेत्र में जो है इन्होंने क्या क्या सुधार किया। तो आइए बात करते हैं कि यहां पर जो पॉइंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 प्रांतीय, अपीलीय तथा भ्रमणकारी न्यायालय को जो है समाप्त कर दिया। तो यह कौन सा पॉइंट है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ कि 1790 से 92 के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो उस समय उन्होंने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त करके जो है 4 भ्रमणकारी न्यायालय की स्थापना की थी, जिसे चलती फिरती न्यायालय भी कहा गया है और इंग्लिश में जिसे सर्किट कोर्ट भी कहा गया है। तो उस 4 चलती फिरती न्यायालय या 4 भ्रमणकारी न्यायालय और 4 प्रांतीय अपीलीय न्यायालय की स्थापना किसने किया था, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो 4 जो भ्रमणकारी जो न्यायालय था वह 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए उस न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन अब उसी न्यायालय को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने न्यायिक सुधार करते हुए जो है इन्होंने इस न्यायालय को या चारों न्यायालय को जो है अब समाप्त कर दिया गया। और इसका कार्य यानी यह जो कार्य जो इसका जो कार्य जो होता था यह भ्रमणकारी न्यायालय का, इसका कार्य किसे दे दिया गया, तो अब कलेक्टरों को जो है इनका कार्य करने को दे दिया गया। जो पहले राजस्व आयुक्त एवं भ्रमणकारी आयुक्तों के हाथों में मतलब इनका अधिकार था, लेकिन अब इसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इलाहाबाद में एक राजस्व आयुक्त की स्थापना की, अर्थात रिवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। इसके साथ साथ इन्होंने इलाहाबाद में ही एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर निजामत अदालत की जो है इन्होंने स्थापना की। तो क्यों दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है इलाहाबाद में एक अलग सदर दीवानी अदालत और एक अलग जो है सदर निजामत अदालत की स्थापना क्यों की, इसलिए क्योंकि अब जो है इन लोगों को अपील करने के लिए जो है वह कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। ये लोग यहीं पर जो है इसी अदालत में जो है अब ये लोग अपील कर सकते हैं। इसी वजह से यहां पर इन अदालतों की स्थापना की गई। अब इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं न्याय संबंधी सुधार में कि वह यह है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो न्यायालय की भाषा जो थी उसमें भी इन्होंने बदलाव किया। तो क्या बदलाव किया कि अब तक जो क्या था कि किसी भी न्यायालय में जो भाषा जो यूज किया जाता था वह फारसी भाषा यूज किया जाता था। चाहे वह कोई भी न्यायालय हो, चाहे वह क्षेत्रीय न्यायालय हो, कोई भी मतलब कि न्यायालय हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो, हर जगह फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या हुआ कि न्यायालय के क्षेत्र में सुधार करते हुए जो है अब किसी भी न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का जो है प्रयोग किया जाएगा। यानी यह सुधार किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया कि अब किसी भी न्यायालय में फारसी भाषा के जगह पर जो है किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट में अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में जो है फारसी भाषा के स्थान पर अब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य जितनी भी न्यायालय थी भारत में उन सभी में जो है फारसी भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होने लगा। तो यह तो था विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया सुधार। तो इस वजह से अब आप लोगों को पता चला होगा कि क्यों इनके काल को, इनके युग को जो है शांति एवं सुधार का युग कहा गया है। तो आप बात करते हैं कि 1835 ईस्वी में जो है भारत के अगले गवर्नर जनरल बने और उनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ।
चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बने। मात्र 1 साल तक ये भारत के गवर्नर जनरल हुए, लेकिन अपने इसी 1 साल के दौरान जो है इन्होंने 1835 ईस्वी में जो है एक प्रेस एक्ट को पारित किया, यानी समाचार पत्र अधिनियम को जो है पारित किया। और उस एक्ट के द्वारा जो है इन्होंने 1823 ईस्वी का जो है प्रेस एक्ट था, यानी जिस पर लॉर्ड एडम्स जो बंगाल के वो अस्थाई गवर्नर जनरल थे जो मात्र 7 महीने तक रहे थे, तो लॉर्ड एडम्स ने 1823 ईस्वी में क्या किया था, अपने कार्यकाल के दौरान जो है प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन किस प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था? सिर्फ उन्हीं प्रेसों पर, सिर्फ उन्हीं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था जिनके मालिक, जिनके स्वामी, जिनके ऑनर भारतीय हों, या फिर वैसे समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने जो भारतीय भाषा में छपते थे। तो उसी प्रतिबंध को जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है 1835 के प्रेस एक्ट के द्वारा जो है उस प्रतिबंध को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इसी वजह से चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है, या समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा गया है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। या फिर समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया है। तो आज हम लोग 2 गवर्नर जनरल पढ़े भारत के, और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे जो है भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।